मित्रों, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले हम भारत का मैप के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो मैप है वो चाहे पॉलिटिकल के साथ से रिलेटेड हो या आपका फिजिकल यानी कि प्राकृतिक रूप से। तो पॉलिटिकल एवं प्राकृतिक इन दोनों विशेष रूप से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है अर्थात जो भारत है वो पृथ्वी में अगर देखा जाए तो किस अक्षांश पर और किस देशांतरों के बीच देखने को मिलता है। तो इसको भी आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो इंडिया जो जोग्राफिकल अगर इस चीज़ को समझने का प्रयास करोगे तो पृथ्वी में अर्थात ग्लोब में अगर देखोगे तो ग्लोब में इसका जो क्षेत्र देखने को मिलेगा वो आपको उत्तरी गोलार्ध मिलेगा, राइट। साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध जब आप उत्तर उत्तर से दक्षिण के बीच अगर आप रेखा खींचोगे, अच्छा जो देशांतर रेखा बीच की खींचोगे वो एक काल्पनिक रेखा होती है, राइट। तो अगर उससे खींचोगे तो उससे आप पूर्वी क्षेत्र में देखोगे जो हिस्सा पड़ता है वो जो पूर्वी क्षेत्रीय हिस्सा है उसमें आपको भारत देखने को मिलेगा। ओके, तो भारत की आज लोकेशन, भारत की मैपिंग और भारत की आज फिजिकली तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो भारत से संदर्भ में पहला लेक्चर है और इंडियन ज्योग्राफी जो है बहुत ही डिटेल से समझेंगे और हर एक लेक्चर काफ़ी डिटेल से रहेगा। इससे संदर्भित जितनी प्राकृतिक जो पर्वत पठार जितनी भी नदियां हैं सबको समझेंगे, साथ ही साथ पॉलिटिकल भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा आज प्राकृतिक रूप में इसकी हम ओवरव्यू को समझेंगे, तो आगे फिर इसको हम एक एक करके डिटेल से समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम पृथ्वी में इसकी लोकेशन को एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन पृथ्वी में किन किन अक्षांश और किन देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए आप कि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, राइट, ये क्या है? जैसे ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी में अगर आप भारत की लोकेशन देखोगे तो ये हमारी क्या है? पृथ्वी की ये है आपकी रेखा, राइट। और एक रेखा आप इस प्रकार से ये देख सकते हो, तो ये काल्पनिक रेखा है। जबकि ये वाली आप रेखो देखो, विषुवत जो रेखा आप देखोगे या भूमध्य रेखा आप देखोगे तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो पृथ्वी में दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये एक रियल रेखा है। जबकि ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, केवल काल्पनिक गणना के आधार पर ही हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पृथ्वी की अगर जो लोकेशन अगर समझोगे तो एक उसका लिए निश्चित है हमको पैमाना बनाना पड़ता है। तो पैमाना जो है वो एक प्रकार का रेखाओं को हमने निर्धारित किया है, वैज्ञानिकों ने रेखाओं को निर्धारित किया है। तो उन रेखाओं के माध्यम से ही हम पृथ्वी की विभिन्न विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनकी लोकेशन को हम गणना करते हैं। साथ साथ उन्हीं रेखाओं के आधार पर हम उसकी जलवायु को भी समझने का प्रयास करते हैं। और देशांतर रेखाओं की जो गणना करते हैं वो हम उन पे जो भी हम टाइम जोन है उनको निर्धारित करते हैं। तो इस विषय से संदर्भित हम भारत की जो स्थिति को देखते हैं तो इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के मद्देनजर देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप देखिए कि भारत जो है, भारत आपको ये आपका कौन सा हिस्सा है? ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध, राइट। और ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो इन दो गोलार्ध में ही क्या है? पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी जो है बटी हुई है। पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध, राइट, साउथ वाला। तो इधर का आप देखोगे तो ये काल्पनिक रेखा है। तो इन रेखाओं में अगर आप ये वाला भाग देखोगे उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी अगर भाग देखोगे, उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको हमारा भारत देखने को मिलेगा। भारत को हम अगर देखें इस प्रकार से इसको हम डिसाइड कर लेते हैं, राइट। ये हमारा भारत है, ओके, ये भारत है। तो भारत की अगर आप लोकेशन देखते हो तो हम लोकेशन जो इसके ऊपरी बिंदु और नीचे बिंदु है ये किस रेखाओं से डिसाइड करते हैं? ये हम करते हैं अक्षांश रेखा। हम कौन रेखाओं से करते हैं? अक्षांश रेखाओं से, राइट। जबकि ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की भी एक अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो इनसे हम इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। तो आप इस वाले बिंदु को देखोगे, इस वाले अगर आप पॉइंट को देखोगे, कन्याकुमारी वाला ये ऊपर थोड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट अगर देखोगे तो इस पे आप देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या है, ये हमने आपको जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब कंप्लीट पढ़ाई थी तो उसमें हमने बताया था आपको कि डिग्री में क्यों मापते हैं, क्योंकि कोई चीज़ है, राइट, वो हम इस प्रकार से मापते हैं कि यहाँ पे इतना ही अंश मिलेगा, आपको इतना ही अंश मिलेगा, यही ये चाहे आप कितना भी आप काट लो इसको, तो आपको अगर यहाँ 45 अंश है, मान लो इतना 45 अंश है, तो ये पूरी जो पूरा आप देखोगे, भले ही इसका कितना ही विस्तार हो जाए, वो 45 अंश ही रहेगा, राइट। तो इनके बेस पर ही हम इसको डिग्री में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। इसको हम रेखी गति में हम नहीं निर्धारित करते हैं, जबकि ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये रेखी गति की होती हैं, रेखी गति की होती हैं, लेकिन लेकिन हम इसे डिग्री में मापते हुए चलते हैं। और डिग्री में क्यों मापते हैं वो हमने आपको कंप्लीट लेक्चर हमारा अक्षांश का और देशांतर रेखाओं को आप पढ़ना, वहाँ आपको बेसिक से हमने कंप्लीट पढ़ाया है, वो उसमें समझ में आ जाएगा, राइट। अब चीज़ें ये आती हैं कि 4 मिनट का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो अक्षांश को देश रेखाओं को फॉलो हुए करता चलता है, ठीक, अक्षांश रेखाओं को फॉलो करता हुआ चलता है। तो उसका एक टाइम जोन होता है कि वो किस टाइम टेबल के आधार पर वो अपना वो डिफाइन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से आप माप सकते हैं। तो वो मापने की जो इकाई होती है उसको अक्षांशों के बीच में आप देखते हो कि ये अक्षांश जो है आपको इस प्रकार से मिल जाते हैं। वैसे तो अगर टाइम को मापते हैं तो ये देशांतर रेखाएं इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं को अगर आप देखोगे, अक्षांश रेखाएं में अगर आप टाइम जोन देखते हो तो इनके बीच में एक प्रकार से जो दूरियां होती हैं लगभग में 111.13 किलोमीटर लगभग में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दूरियां जो होती हैं तो एक प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी है, लेकिन ये सभी पे एक समान नहीं होती, राइट, क्योंकि भूमध्य रेखा आप सबसे ज़्यादा मिलेगी, इसके बाद आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो इसकी कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, सभी में एक समांतर नहीं मिलती हैं, राइट। तो आप इसी प्रकार से ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो ऊपर का जैसे आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, आप इधर वाला पॉइंट देख लो, इंदिरा कॉल पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो इंदिरा जो कॉल पॉइंट है, ये वाला अगर आप हिस्सा देखते हो, राइट, तो ये आपका हिस्सा जो मिलेगा ये 37 डिग्री करके है, 37 डिग्री 6 मिनट। ऊपर वाला जो पार्ट मिलता है आपको, ऊपर वाला ये इंदिरा कॉल है, तो 37 डिग्री 6 मिनट है, जबकि नीचे का आप देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो भारत है, उत्तरी गोलार्ध है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, उसको देखने को मिलता है। अगर आप इस प्रकार से मापोगे देशांतर रेखाओं में जो काल्पनिक रेखाएं हैं, तो इनके आधार पर आप इस प्रकार से आप इनके अगर लोकेशन देखोगे तो इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको मिलेगी 68.7, और इधर आपको मिल जाएगी 97 तब करके 6-7, राइट। तो ये देशांतर रेखाएं हैं, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 67 को हम मिनट बोल सकते हैं, या 6-6-7 करके बोलते हैं इस पर, राइट। तो आप इन चीज़ों को ऐसे समझ सकते हो कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो आपको टाइम जोन को मापते हैं। तो टाइम जोन के आधार पर हम भारत को निर्धारित करते हैं, भारत को हम देखते हैं कि भारत की लोकेशन किस जगह है। तो ये वाला जो टाइम है तो 68.7 का है, जबकि इधर का आप देखोगे तो 97 आपका 25 है, राइट, एक 25, 67 नहीं हो सकता है, 25 है, ओके। तो ये क्या है, हमारे देशांतर रेखाओं के आधार पर है, और ये है अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या है, देशांतर रेखाएं, यानी कि आप इस काल्पनिक रेखा से अगर आप इधर साइड जाओगे तो ये आपको कितनी रेखाएं मिलती हैं, 68 रेखाओं के बाद हमारा भारत मिलता है। इसके बाद ये लास्ट में जब इसका पॉइंट मिलेगा तो ये इसकी रेखाएं कितनी आती हैं, 97, समझ रहे हो, 97, जबकि एक तरफ में कितनी इसकी रेखाएं होती हैं, तो 180 360 रेखाएं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि पृथ्वी पर जो भारत है उसकी अवस्थिति किस जगह है। तो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट अगर नीचे का देखोगे तो कन्याकुमारी के पास में है, तो वहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि इसका उत्तरी हिस्सा देखोगे नॉर्थ वाला, ये भी आपको कितना मिलेगा, 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन ये हम बोलेंगे किस में, तो ये हमेशा याद रखना, इसको हम नॉर्थ को ही बोलेंगे, राइट, नॉर्थ टू नॉर्थ
देखो इधर वाला भी नॉर्थ, क्योंकि ये पार्ट नॉर्थ वाला है ना, ये पश्चिम नहीं कह सकते इसको। ठीक है, ये हम इसको पश्चिम नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए आप इस प्रकार से समझ सकते हो। इधर का पार्ट अगर देखोगे तो ये वाला ईस्ट टू ईस्ट है और ये नॉर्थ टू नॉर्थ है, नॉर्थ टू नॉर्थ, क्योंकि ये हिस्सा जो है ना, ये नॉर्थ में ही है, ये भी वाला नॉर्थ में है, ये भी वाला नॉर्थ में है, और इधर का देखोगे तो ये पूर्व में है और ये भी पूर्व में है, राइट। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये भारत जो है वो उत्तर पूर्व क्षेत्र की अवस्थी में स्थित है, राइट। तो ये इसका अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार था, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार था इसका। ये आप जानते हो कि 8 डिग्री 4 मिनट है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नीचे साइड में ये जो क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है, राइट। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, तो यहाँ से अगर आप इसको मापते हो, यहाँ से अगर आप मापते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, तो ये इसकी लोकेशन मिलेगी 6 डिग्री 6 7 मिनट। तो एक्चुअली में इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं, राइट। इंदिरा पॉइंट जो होता है वो इसे कहते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में सेट कर लो, ये इंदिरा पॉइंट जो है ये 2004 में जब सुनामी आई थी, ठीक है, 2004 की सुनामी आई तो ये वाला क्षतिग्रस्त हो गया था, नष्ट हो गया था, तो इसकी वजह से ये इंदिरा पॉइंट जो है वो नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया है। लेकिन आज भी अगर देखोगे तो इसे मानते ज़रूर हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त जो है वो यही है, 8 डिग्री 4 मिनट, राइट। इसे दूसरा नाम और भी कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये पीसीएस में, ऐसा पीसीएस में पूछ देता है कि पिग्मेलियन पॉइंट किसे कहते हैं, तो इन दिमाग में सेट कर लेना, 8 डिग्री 4 मिनट का जो पॉइंट है उसे बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। वैसे उसे इंदिरा पॉइंट मान्यता प्राप्त वही इंदिरा पॉइंट है। पहले जो इंदिरा पॉइंट था 2004 से पहले, वो 6 डिग्री 6 7 मिनट इंदिरा पॉइंट था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे नीचे का जो हिस्सा था उससे हम मापते थे, राइट। तो इस प्रकार से आप अगर वर्तमान में अगर देखोगे तो अगर अवस्थिति इसकी पूछी जाए तो इसकी अवस्थिति है 8 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। साथ ही ऊपर का हिस्सा देखोगे तो वह 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। चलिए, तो ये अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार था, ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर स्थित है, राइट। चलिए, अब बात ये आती है कि भारत को हम प्राकृतिक आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल जो है, यानी कि पॉलिटिकल नहीं, राजनीतिक है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे हम फिजिकल के आधार पर, कि फिजिकली रूप से भारत की किस प्रकार की संरचनाएं हैं, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं, राइट। तो पर्वत पठार मैदान को थोड़ा समझ लेंगे, नदियों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हम पर्वत पठार को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हमारा जो ओवरव्यू से संबंधित लेक्चर है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको समझते रहोगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। तो इसमें जब नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आपको क्रिएट होगी, राइट। तो अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भारत को बनाते हैं। अब थोड़ा भारत को बना लें तो इससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ भारत बनेगा नहीं, इसको शायद एक बार मैट दें, ये लिख लिए ना आप, ओके। क्योंकि इससे बहुत बड़ा पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो इसे साफ ही करना पड़ेगा इसके बाद ही। चलो, तो
ठीक है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा छोटा करके बनाते हैं, ठीक है, तब सही लगेगा। चलो, तो जैसा कि ये हमारा भारत है, समझ सकते हो। तो इस भारत में अगर आप प्राकृतिक आधार पर आप देखोगे तो क्या क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं प्राकृतिक आधार पर। एक प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार में अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत हम पर्वत को समझेंगे, पठार को समझेंगे। तो अभी फिलहाल में हम जो समझने वाले हैं उसी के संदर्भ में लिखेंगे, पर्वत है, पठार है, और आप देखोगे इसके मैदान। तो इन तीन को हम इसमें कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे अवस्थित है और इनकी क्या विशेषता है उस समय। तो उसको थोड़ा थोड़ा अगर हम ओवरव्यू समझ लेते हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आप जानते हो कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला इतना हिस्सा जो है, ये आपका कब बना था, तो ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड अर्थात जब आप देखोगे ऊपर का, जब जब सभी जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीप एक समय आप देखोगे वो एक यूनिक थे, ठीक, जिसका नाम दिया था पैंजिया, और पैंथालजा आसपास उसका एक जो विशाल जलराशि थी उसे पैंथालजा बोला था। और जब ये निरंतर क्या है उसमें विभाजन होता गया, टूटता गया, तो उसी प्रकार का जब दो भाग विभाजित हुए तो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो लॉरेशिया था, नीचे वाला आपका गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड से ही आप जानते हो कि बहुत सारे नीचे आपको हिस्सा बन गए, जिसमें आपको अंटार्कटिक महाद्वीप आप देख सकते हो, राइट। इसी में दक्षिणी अमेरिका आप देख सकते हो। इसके बाद आप इधर का हिस्सा देखो, अफ्रीका देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, और भारत से लगा लगा क्षेत्र देख लो। तो ये जो हिस्से बने हैं ये गोंडवाना लैंड के ही हिस्सा है। तो ये सबसे पुराना हिस्सा है आपका, ये भारत का ये वाला जो हिस्सा आप देखोगे ये सबसे पुराना हिस्सा है, राइट। क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे, और यही मुख्य भारत माना जाता है, सबसे पुराना है और ये सबसे मुख्य भारत माना जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अगर बात आती है ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो ये जब ऊपर धीरे धीरे ऊपर जब 16 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से जब आप देखोगे निरंतर वृद्धि होती जाती है, राइट। निरंतर वृद्धि जब होती जाती है तो एक समय बाद लाखों करोड़ों सालें लग जाती हैं, तो धीरे धीरे जब वृद्धि होती गई तो फिर क्या होता है कि ये हिस्सा आपस में जुड़ते गए। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले जो था, जो अब वर्तमान में हिमालय है, या फिर टैथिस सागर था। कौन सा था? टैथिस सागर जो था वो वर्तमान में उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे प्लेटें पास आती गई, प्लेटें पास आती गई, तो बीच का जो हिस्सा था वो एक मलबा के रूप में ऊपर उथल से बनता गया, राइट। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे शिवालिक श्रेणी आप देख लो तो ये भी एक टैथिस सागर से ही बनी है। शिवालिक श्रेणी जो है वो टैथिस सागर से ही बनी है, राइट। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि ये मलबा से बनी है। और ये शिवालिक श्रेणी जो है आप देखोगे तो ये प्लायोसीन जब युग था,
प्लायोसीन जब युग था तो उस समय ये बनी थी। इससे हम अभी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं समझेंगे, बस नॉर्मल एक चीज़ आप समझ लो कि ये मलबा से बनी थी। उस समय वहाँ पे 33 सागर था। ये वाला हिस्सा जब आप देखोगे शिवालिक श्रेणी वाला यहाँ पे आती है, तो यहाँ 33 सागर था और वर्तमान में अब वहाँ पे शिवालिक श्रेणी बन गई। ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं और उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, दूसरा नाम उसका हिमाद्री भी है। तो ये जो बना था आपका टर्सरी युग आपने पढ़ा हो तो उस समय बना था, जिसे मायोसीन युग में लगा लगा रहा है। तो मायोसीन और टर्सरी युग में ये हिमालय पर्वत बना था। तो टर्सरी युग में पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ था, मायोसीन युग से ये स्टार्टिंग हो गया था, धीरे धीरे बनते बनते तो निरंतर इसमें आकृतियाँ बनती गई। तो एक समय बाद ये पूरा पर्वत बन गया था, राइट। अब बात ये आती है कि इनकी अवस्थिति लोकेशन किस प्रकार से है, कहाँ पर है, तो इनको थोड़ा एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। तो ऊपर का अगर देखोगे, ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो इधर वाला, तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, क्योंकि 2019 में इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये वाला अगर आप हिस्सा देखो तो ये लद्दाख है, राइट। ये कौन सा हिस्सा है? लद्दाख है। तो लद्दाख वाले हिस्सा और इधर वाला अगर आप हिस्सा देखोगे तो इस प्रकार से हिस्सा देखोगे, ये जो हिस्सा है ये हमारा ट्रांस हिमालय का है, राइट। और ये सबसे पुराना हिमालय है, सबसे पुराना हिमालय है यही वाला जो ट्रांस हिमालय है, ये सबसे पुराना हिमालय है, राइट। अब बात ये आती है कि इस ट्रांस हिमालय में अगर आप देखोगे एक रेंज आती है काराकोरम। तो ये ट्रांस हिमालय में एक रेंज आती है, उसका नाम है काराकोरम। क्योंकि काराकोरम आप देखोगे कोई अलग नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का ही एक हिस्सा है। क्योंकि जितनी भी आप देखोगे काराकोरम, आप चाहे देख लो इसमें में, इसी के अंतर्गत आप चाहे सियाचिन ग्लेशियर देख सकते हो, राइट। इसी में काराकोरम जो दर्रा है या कैलाश पर्वत है, लद्दाख क्षेत्र है, ये सभी जो हिस्सा है ना, ये किसके हैं? ट्रांस हिमालय के ही हैं। किसके हिस्सा हैं? ये ट्रांस हिमालय के ही हैं। और अगर आप इसमें एक चीज़ देखो कि ट्रांस हिमालय जो बना था, ट्रांस हिमालय जब बना था, ये सबसे पुराना हिमालय है और यूसीन युग में बना था। ये आपका यूसीन जब युग था तब बना था, क्योंकि ये सबसे पुराना एक युग है। तो ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का ही एक भाग माना जाता है। वो सबसे पुराना हिमालय, स्टार्टिंग का हिमालय जब बना था वो ट्रांस हिमालय के रूप में बना था और वो यूसीन युग में बना था। और ये रेंज आप देखोगे ट्रांस हिमालय की तो जम्मू कश्मीर में भी स्थित है, साथ ही साथ आप देखोगे तो इधर लद्दाख वाले क्षेत्र में ये अवस्थित है। लेकिन ये वाला आप देखोगे क्षेत्र है जो इधर साइड का, ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है, इधर का जो क्षेत्र है आपका ये वाला जो क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर, ऊपर आपका मिलेगा। तो पाक अधिकृत है जो कश्मीर है, उसमें कुछ लगा लगा क्षेत्र इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में आपको जो ट्रांस हिमालय है उसकी अवस्थिति देखने को मिल जाती है। कुछ भारत में लद्दाख वाले क्षेत्र में भी आ जाता है, कुछ पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें भी इसका क्षेत्र अवस्थित है, राइट। बात अब ये आती है कि इधर वाला अगर आप यहाँ देखोगे, इसके ये ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय के अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पहले ये हिस्सा अपना ही होता था, राइट। पहले हिस्सा अपना था, लेकिन 1962 के बाद जब युद्ध हुआ तो उसमें सियाचिन ग्लेशियर जो था वो उसके कब्जे में चला गया, चाइना के कब्जे में। तो वर्तमान में आप देखोगे तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद रहता है। सियाचिन ग्लेशियर आप देखोगे तो ये 70 किलोमीटर लंबा है और सबसे ऊंचा है। एक प्रकार का इसे हम लद्दाख का एक ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं। तो ठंडा मरुस्थल आपको सियाचिन ग्लेशियर ही देखने को मिलेगा, जो युद्ध स्थिति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, युद्ध स्थल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर, राइट। तो सियाचिन ग्लेशियर आप देखोगे तो ट्रांस हिमालय है उसके पूर्वी या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी है क्षेत्र, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद नीचे वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा देवसांग मैदान। देवसांग मैदान भी आपको यही देखने को मिल जाता है, राइट। तो देवसांग मैदान अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये ट्रांस हिमालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर है वो भी वहीं उसी क्षेत्र में अवस्थित है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, कह सकते हो कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। तो वर्तमान में आप देखोगे ये चाइना वाले क्षेत्र में अवस्थित है। फिर कुछ हिस्सा है इसका भारत में देखने को मिल जाता है, लेकिन अधिकतम जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है
वो आपको चाइना में ही मिलेगा। भारत में है लेकिन कम हिस्सा है, उधर ज़्यादा मिलेगा आपको चाइना क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो इतनी उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इसी ट्रांस हिमालय में, यहाँ पर आप देखोगे इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको केटू गार्डमेन देखने को मिलेगी। केटू गार्डमेन जो ऑस्ट्रेन है वो आपको यहीं देखने को मिलेगी। ये लगभग में 8611 मीटर ऊंची है केटू गार्डमेन ऑस्ट्रेन, जिसका नाम दिया जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत ही मानी जाती है और सबसे ऊंची चोटी है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाए तो कौन है, वह केटू गार्डमेन या केटू गार्डमेन ऑस्ट्रेन जिसे बोलते हैं। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात आती तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, वो वही ग्रेट हिमालय में अवस्थित है, लेकिन ग्रेट हिमालय जो वाला क्षेत्र है वो है नेपाल में, राइट। तो नेपाल में आप देखोगे तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल की सबसे ऊंची है, राइट। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोली जाए तो वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है केटू गार्डमेन, राइट। केटू गार्डमेन ऑस्ट्रेलिया जिसे नाम देते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा जो सिक्किम वाले क्षेत्र में अवस्थित है, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो ये तीनों जो है ना, ये दो आप देखोगे, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये ग्रेट हिमालय में अवस्थित हैं। जबकि केटू गार्डमेन अगर आप देखोगे, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, ये ग्रेट हिमालय में अवस्थित नहीं है। केटू गार्डमेन जो है वो ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, ये आपको ग्रेट हिमालय में देखने को नहीं मिलेगी। ग्रेट हिमालय भी हम पढ़ेंगे, 2400 किलोमीटर लंबा ग्रेट हिमालय है, ठीक है। उसके विषय में हम डिटेल से बाद में प्रयास करेंगे समझाने का, राइट। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो ये आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये आपका देवसांग मैदान है। और यहाँ मैदान में आप जानते हो बर्फनुमा मैदान है। वैसे घास फूस होती है, बहुत कम होती है, जबकि ये वाला तो आप देखोगे सियाचिन ग्लेशियर, तो ये तो पूरी बर्फ से ही ढका रहता है। चलो, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो इसके बाद इसी से लगा लगा नीचे वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे तो इसी के नीचे एक क्षेत्र आता है, ये तो ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय के नीचे वाला एक क्षेत्र आता है ये वाला। तो ये आपका जो क्षेत्र है ये है लद्दाख, ये लद्दाख श्रेणी है, राइट। ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये आपकी लद्दाख श्रेणी है। इसके नीचे आपको मिलेगी एक यहाँ पर जास्कर श्रेणी, ये आपको जास्कर श्रेणी मिलेगी। तो जास्कर श्रेणी है, और जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी से बीच में ही आप देखोगे, जैसे आप जानते हो कि ये आपकी लद्दाख श्रेणी जो है यहीं तक नहीं है, ये आपको इधर क्षेत्र में मिल जाएगी, चीन वाले क्षेत्र में। और आपको एक ये ट्रांस हिमालय है, ये भी आपको इधर चीन वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। तो यहीं से आप जानते हो कि सिंधु नदी है वो निकलती है, और सिंधु नदी आपको लद्दाख वाले क्षेत्र से इधर से गुजरती हुई इस प्रकार से जास्कर और लद्दाख की श्रेणियों से बाहर, दमचौक है यहाँ पे, ये हम बाद में आपको कंप्लीट करा देंगे। इस प्रकार से ये दमचौक और इधर होती हुई निकल जाती है, राइट। तो ये वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे लद्दाख का है, ये जास्कर श्रेणी है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, राइट। तो इसके विषय में आपको कंप्लीट समझ में आना चाहिए कहाँ पर अवस्थिति है इनकी। इसके बाद आप देखोगे इसी के नीचे वाला ये हिस्सा आता है, यहाँ पे आप देखोगे नंगा पर्वत है। तो नंगा पर्वत आप देखोगे तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, राइट। नंगा पर्वत जो है वो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान ने इसको कब्जे में कर लिया था। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय इधर वाला जो क्षेत्र था वो कुछ पाकिस्तान ने भी ले लिया था, राइट। चलो, तो ये विवादित से क्षेत्र हैं। तो इसमें आप जानते हो कि नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत आपको मिल जाएगा, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो इसके नीचे आप देखोगे यहाँ से लगता है आपका इस प्रकार से ग्रेट हिमालय। तो ऐसे होते हुए इधर से इस प्रकार से निकल जाता है सिक्किम से, ये इस प्रकार से, राइट। ये आपको ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा। और ग्रेट हिमालय ये 2400 किलोमीटर लंबा है। इसके विषय में डिटेल से बाद में समझेंगे, बस आप थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। और इसे हिमाद्री भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हिमाद्री। तो ये कितना लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है नंगा पर्वत से, राइट। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, ओके। चलो, नेक्स्ट अगर आप देखोगे
तो इसके नीचे भी आपको मिलेगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद आपको आएगा शिवालिक श्रेणी, तो शिवालिक श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये आप एक चीज़ समझो, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय आपको वो भी जाता है आपके यहाँ तक मिल जाता है जाकर के, और यहाँ तक नहीं जाता है, वो यहीं आकर के मिल जाता है। फिर शिवालिक श्रेणी भी आती है। तो शिवालिक श्रेणी एक नवीनतम श्रेणी है, क्योंकि ये 10 लाख वर्ष पूर्व बनी थी। ठीक है, 10 लाख पूर्व ये बनी थी। जब कौन सा युग था? प्लायोसीन युग था, तो उस समय इस श्रेणी का निर्माण हुआ था। लेकिन इसके बाद आप देखोगे कि नीचे नीचे अगर आप देखोगे तो एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, यही मत जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये कौन से हिमालय है? ये है आपका ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय के नीचे वाला आप हिस्सा देखोगे, इधर वाला, तो ये हिस्सा जो आपको मिलेगा, ये इधर वाला, रुको एक मिनट, ऐसा है, आपको इधर वाला हिस्सा जो इधर मिल जाएगा, ये तो सभी हिमाचल प्रदेश में, राइट? तो ये वाला हिस्सा भी आपको हिमाचली प्रदेश में मिलेगा। तो ये है आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो ग्रेट हिमालय जो है उसके नीचे मिलेगी। और उसके ऊपर कौन सी है? वो है आपकी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के ऊपर कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख श्रेणी के ऊपर आपकी है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हुई, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, के बाद है पीर पंजाल, फिर है आपका मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। इस प्रकार से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, लोकेशन इनकी देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये वर्तमान में क्या, ये पहले से ही इनकी अवस्थिति अगर आप देखोगे तो ये ऐसे प्रकार से अवस्थिति है, और इनको आप क्रमबद्ध तरीके से समझ सकते हो, इनको नोट डाउन कर सकते हो, राइट? इसके बाद आप जानते हो यहाँ से लगता है आपका मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय भी इस प्रकार से आपका जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपकी शिवालिक श्रेणी भी इसी प्रकार से यहीं से गुजरती है, नीचे से शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक श्रेणी ये लगे लगे हैं, हमने दूर दूर आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, लगे लगे हुए हैं, पास में बिल्कुल लगे लगे हुए क्षेत्र हैं। ओके, और ये क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला पीर पंजाल है, ये सब लद्दाख हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये वाला आपको मिलेगा मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय आपको जम्मू से ही स्टार्टिंग होता है, ये आपको सीधा इधर उत्तराखंड होते हुए, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा लगता है, उत्तराखंड होते ही इस प्रकार से निकल आता है। ठीक है, इसके बाद शिवालिक श्रेणी आ जाती है। तो शिवालिक श्रेणी आपकी ये वाली है, ये नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम श्रेणी है, बिल्कुल नवीनतम है। चलो, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद अगर आप इसकी ग्रेटर जो हिमालय है, तो इसमें अगर आप लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर मिस्की की पहाड़ी मिल जाएगी। इसकी अगर नीचे वाला अगर आप देखोगे, इधर साइड में इधर वाला क्षेत्र है, तो इसमें आपको मिलेगा पटकई बॉम, जो पटकई बॉम पहाड़ियाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, पटकई बॉम है। नीचे नागालैंड वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगा नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी है। इसके नीचे मिजो पहाड़ी आपको मिलेगी। तो एक्चुअली में ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, मिस्की है, पटकई है, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। ये भी हिमालय का हिस्सा है। हिमालय आपका यहाँ तक सीमित नहीं है, ये हिमालय आपका इस प्रकार से जाता हुआ इधर भी म्यांमार तक ऐसे ही निकल गया है। तो म्यांमार में इसका नाम जो है वो अराका नोएमा है, अराका नोमा, नोएमा इसे बोलते हैं। तो इसे म्यांमार में इसका नाम दिया जाता है अराका नोएमा, राइट? जबकि भारत में इसका नाम है हिमालय पर्वत, जबकि म्यांमार में इसी पर्वत का नाम है अराका नोएमा। ठीक है, तो ये जो श्रेणियाँ हैं, चाहे मिस्की हों, पटकई बॉम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी हैं, ये भी इसी का हिस्सा हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी, मिकिर की पहाड़ी। तो मिकिर की पहाड़ी भी आप जानते हो, ये आपको यहाँ मिल जाएगी मिकिर की पहाड़ी। ठीक है, तो ऊपर का क्षेत्र है आपका असम वाला, उसमें आपको मिल जाएगी, आपको शायद ये मिकिर की पहाड़ी है। और ये मिकिर आप जानते हो, जो यहाँ एक जनजाति, यही जनजाति के नाम पर इस पहाड़ी का नाम है मिकिर पहाड़ी। यहाँ पे आप देखते हो कि वो दर्जा दिया जाता है, जनजाति का दर्जा प्राप्त है, इनके बीच विवादास्पद मामले बने रहते हैं। इसके बाद आप जानते हो कि यहाँ पर मेघालय वाला क्षेत्र है, तो मेघालय वाले क्षेत्रों में भी आपको पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, छोटी छोटी। इस प्रकार से 3 पहाड़ियाँ आपको मेघालय में मिलेंगी। तो मेघालय में ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो ये वाली आपको है गारो, गारो खासी, ये खासी है आपकी,
और ये है आपकी जयंतियाँ जिसे बोलते हैं। ये मेघालय वाले क्षेत्र में तीनों पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, और ये वाली आपको मेकर पहाड़ी आपको असम वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से इन पहाड़ियों को समझ सकते हो। इसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक पहाड़ी और, जो डफला नाम की है। डफला पहाड़ी है, ये ग्रेट हिमालय का ही हिस्सा है, डफला पहाड़ी है, राइट। और ये डफला पहाड़ी है, यहाँ पे तवांग क्षेत्र है, इसी से आप जानते हो झड़प बनी रहती है। अभी वर्तमान में फिर से झड़प हुई, 2-4 दिन पहले अभी झड़प हुई है। तो तवांग को लेकर के, क्षेत्र को लेकर झड़प होती ही रहती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ये तिब्बत का हिस्सा मानता है चाइना। ठीक, दक्षिणी हिस्सा मानता है चाइना, तिब्बती दक्षिणी हिस्सा चाइना मानता है इसी को। ओके, तो तवांग वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में आप देखोगे तो ये जो डफला पहाड़ी है उनसे लगा लगा जो क्षेत्र है वो तवांग वाला क्षेत्र है, और इसी से अभी वर्तमान में फिर से पुनः मुद्दा खड़ा था, जो भी बीच में विवाद रहा है। इसके बाद आप देखोगे इधर पहाड़ियाँ और हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहाड़ी आपको यहाँ मिलेगी कंचनजंगा, जो सिक्किम वाले क्षेत्र में है, कंचनजंगा। इसके बाद इधर वाले में एक पहाड़ी और मिलती है, ठीक है। इधर की एक जो पहाड़ी है वो, रुको रुको रुको, यहाँ पर आप देखोगे इधर तो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ माउंट एवरेस्ट है, आपकी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये आपकी नेपाल में मिलेगी, राइट। इसके बाद आप इधर वाला जो क्षेत्र देखोगे, ये वाला अन्नपूर्णा वाला, ये है आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, राइट। उसके बाद ये वाला आप क्षेत्र यहाँ पे देखोगे तो ये आपका मिलेगा यहाँ पर धौलीगिरी, धौलीगिरी, तो ये आपकी धौलीगिरी मिल जाएगी। और ये वाला आपका जो क्षेत्र है रत्नागिरी, ये आपका रत्नागिरी है। ये जितनी भी आपको पहाड़ियाँ मिलेगी ना, बीच बीच में इनको काट काट के, हिमालय को काट काट के बनाया गया है, वो हम आपको बाद में कंप्लीट बताएंगे। पहले इन पहाड़ियों को थोड़ा थोड़ा इनकी लोकेशन को समझ लो, ताकि माइंड में सेट हो जाए, फिर इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ हैं। इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में आप देखोगे इधर साइड वाले में, ये उत्तराखंड वाला लगा लगा क्षेत्र है, यहाँ नंदा देवी आपको मिल जाएगी, तो ये ऊंचाई पर है नंदा देवी। ओके, इसी के ऊपर आप देखोगे तो कॉमेट भी मिलेगा, कॉमेट, ठीक है। तो ऊपर आपको इसको देख सकते हो, कॉमेट भी इसमें मिल जाता है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है। चलो, ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कौन कहाँ पे क्या किसकी अवस्थिति है। चलो, तो इसमें ज़्यादा आप घोंप चौप है तो इसको थोड़ा हम साफ कर लें, इसके बाद फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो एक चीज़ माइंड में और सेट कर लेना, जैसे कि इधर से जो लद्दाख आता है, लद्दाख वाली पहाड़ी है, इधर से ऊपर से लद्दाख पहाड़ी है और ट्रांस हिमालय की है, तो ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर एक कैलाश पर्वत बनता है। तो कैलाश पर्वत आप देखोगे जो उत्तराखंड में लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये नीचे साइड है, इस प्रकार से घूमती हुई आती हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आपका एक कैलाश पर्वत बन जाता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगा लगा है। ओके, तो ये कैलाश पर्वत है, तो यहीं से जानते हो कि नदियाँ जो हैं निकलती हैं। चलो, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी है, वैसे इसमें हम डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप समझते जाओगे इसमें तो बेहतर रहेगा। ओके, इधर आप अगर देखते हो, अब एक मिनट आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो कि कौन पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, ठीक है। तो फिर हम उत्तर भारत से जुड़ी जो और थोड़ी जानकारी है उसके विषय में हम डिटेल से और थोड़ा समझा दें, क्योंकि केवल लोकेशन समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कि राजनीतिक लोकेशन, राजनीतिक से संबंधित समझेंगे, तो फिर जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंतर्गत हम हिमालय को ही समझेंगे कि हिमालय कैसे बना, हिमालय की कहाँ कहाँ लोकेशन है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का क्या महत्व है, उनकी सभी विशेषताएं क्या होती हैं, सबको हम समझने का प्रयास करें।
ओके, बस थोड़ा इसको चीज़ को अगर आप कॉम्प्लिकेट ज़्यादा ना हो तो इस वजह से हम इसको नॉर्मली समझाते जा रहे हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल से नॉलेज देना है। चलो, इसके बाद अगर आप देखोगे कि जैसे देवसांग मैदान है, इसमें अगर लिखना चाहो ये कब कब बने हैं, तो ये भी प्लेस्टोसीन युग में बना है। प्लेस्टोसीन युग, राइट, प्लेस्टोसीन युग में बना था। ये बाद में बना है ना, तो प्लेस्टोसीन युग का है। इस प्रकार से ये लिख सकते हो। चलो, तो इसमें अभी खास ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें डिटेल से समझेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आप इनको समझते रहोगे। तो ऊपर की जो इनकी फिजिकल जो जानकारी थी वो आपको मैंने कंप्लीट बता दी है कि कौन की अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है। ओके, थोड़ा और है भी जानकारी उसमें, तो और थोड़ा देख लेते हैं। एक मिनट रुको। चलो, तो देखो, जो कुछ अभी बाकी रह गई हैं उनको थोड़ा समझ लो। हम्म, देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, ट्रांस हिमालय आपको बताया था यहाँ पे। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बताया था लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, फिर आपका हिमालय, ग्रेट हिमालय वाला ये वाला भाग। ओके, इसके बाद आपका आता है इधर पीर पंजाल, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, प्रकार से ये इनके विषय में हमने आपको डिटेल से भी बताए हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अगर उनको लिखना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। जैसे धौली, जो धौलावीरा है आपको मिल जाएगा। तो धौलावीरा जो है आपको कि इधर आपको मिलेगा, यहाँ पे धौलावीरा है, यहाँ पे अवस्थित है। धौलावीरा आप देख सकते हो, धौलावीरा नोट डाउन कर सकते हो। धौलाधार जिसे बोलते हैं, धौलधार एक अलग होता है, धौलाधार, धौलावीरा नहीं, ये सॉरी, जो धौलाधार है वो आपको मिल जाएगा, जो पीर पंजाल की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत। जैसे ही पीर पंजाल है तो पीर पंजाल में ही आपको यहाँ पे धौलाधार मिल जाएगा। धौलावीरा नहीं है, धौलावीरा नीचे आएगा, धौलधार, राइट, धौलधार आपको यहीं मिलेगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट और हैं तो उनको जैसे लिख सकते हो। तो मैंने कॉमेट आपको बता ही दिया, यहाँ पे है, नीचे आपको नंदा देवी है। चलो, तो ये वाला जो है आपको जो ग्रेट हिमालय है इस प्रकार से यहाँ से आता है, यहाँ से। तो ये वाला जो है यहाँ पे नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत वो पाक अधिकृत कश्मीर में ही है। तो ये हमने आपको डिटेल से बता ही दिया है। चलो, अब ये वाला अगर देखोगे यहाँ से आपका कौन सा क्षेत्र मिलता है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से, इस प्रकार से आप जाओगे, ये आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत आप देख लो। अरावली पर्वत आपको गुजरात में भी मिल जाएगा देखने को। गुजरात के बाद अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में ही मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका जो हिस्सा है वो राजस्थान में ही मिलता है। इसके बाद आप आगे जाओगे तो राजस्थान के बाद आपको मिल जाएगा, ये पंजाब में भी मिलेगी, हरियाणा में भी मिलेगी, दिल्ली में भी मिलेगी। ओके, तो इस प्रकार दिल्ली में इसी का नाम है
दिल्ली में थोड़ा इसका एक नाम है, जो भवन बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी संसद भवन जो बने हैं, तो वहाँ पर इसका कुछ अलग नाम दिया जाता है। वो आप लिख लो, रायसीना जो हिल है उसका नाम से इसे जाना जाता है, रायसीना हिल। तो रायसीना हिल जो बोलते हैं वो दिल्ली में ही, इसे अरावली पर्वत की कुछ पहाड़ियाँ गई हैं तो उसको वहाँ पे रायसीना हिल बोलते हैं। और ये भवन जो है, संसद भवन भवन बने हुए हैं, वो उसी के ऊपर बने हैं, मतलब ऊंचास पे बने हैं, ठीक है, रायसीना हिल पे ही बने हैं, ठीक है। ये माइंड में आप सेट कर लो। तो अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, प्री कैम्बियन युग का है ये प्री कैम्बियन युग का है, कैम्ब्रियन युग, बहुत पुराना पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन युग लगभग में 24-25 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये अब वर्तमान में देखोगे तो इसको अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि ये अवशिष्ट के रूप में बचा है, क्योंकि इसकी जो मुख्य मुख्य इसकी जो अवस्थिति थी उसमें क्या है, निरंतर बहा कारकों की वजह से घटती गई घटती गई घटती गई, तो अभी अवशिष्ट के रूप में बचा है, ठीक है। इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो सभी क्षतिग्रस्त हो गए, नष्ट हो गए हैं, इसलिए अवशिष्ट बोलते हैं इसे। तो अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अरावली पर्वत को ही कहते हैं, और सबसे पुराना पर्वत यही है, ठीक है। तो ये माइंड में आप स्टार्ट कर लेना, ओके। चलो, इसके बाद अगर आप देखोगे इधर वाले क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ से लगा लगा ऐसे, ये आपकी विंध्याचल पर्वत है। तो ये विंध्याचल पर्वत आपका हो गया। तो विंध्याचल पर्वत के भी अपने देखोगे तो कई कई अलग अलग इसके हिस्से माने जाते हैं। तो विंध्याचल पर्वत में ही आप देखोगे तो विंध्य श्रेणी भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको विंध्य श्रेणी मिलेगी। विंध्य श्रेणी ऊपर ऊपर करते हैं, ये आपको मिलेगी विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के बाद आप इधर वाला हिस्सा देखो, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ वाला इतना हिस्सा, तो ये आपका कैमूर श्रेणी है। ये आपकी कौन है? कैमूर श्रेणी। ये आप नोट डाउन करते रहो साथ साथ में, समझ में आता रहेगा। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगी भांडेर श्रेणी, इसे भांडार श्रेणी भी बोलते हैं। तो भांडेर श्रेणी है वो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी आपको, भांडेर श्रेणी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पर्वत है? विंध्याचल, यानी विंध्य पर्वत जिसे बोलते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी मिलेगा आपको, ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, तो इनमें आपको ये वाला पर्वत देखने को मिल जाता है, विंध्याचल पर्वत। चलिए, इसके बाद अगर आप नीचे और आओगे, नीचे अगर आप और आओगे, यहाँ वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे, यहाँ से लगा लगा ऐसे, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक आपको राजपीपला, ये आपको राजपीपला मिलेगा देखने को। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो राजपीपला के बाद आपकी आती है ग्वालिका श्रेणी। ग्वालिका श्रेणी इसे बोलते हैं, ग्वालिका। इनके क्रम को आप याद रखना, ठीक है, क्रम याद रहेगा तो फिर आपको PYQ में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। इसके बाद क्या, ये आपकी ग्वालिका श्रेणी है, राजपीपला है। यहाँ से अगर आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक, यहाँ इस क्षेत्र को देखोगे तो ये वाली जो आपकी मिलेगी, ये आपकी है महादेव श्रेणी। ये आपकी कौन है? महादेव श्रेणी है, राइट, महादेव श्रेणी मिल जाएगी। महादेव श्रेणी के बाद आपको इधर वाली जो श्रेणी मिलेगी, इधर वाली यहाँ तक मैकाल श्रेणी, तो ये आपकी मैकाल श्रेणी है, ठीक है। तो राजपीपला हुई, ग्वालिका श्रेणी हुई, महादेव श्रेणी हुई, और मैकाल श्रेणी है, या मैकल भी बोलते हैं इसे, मैकाल श्रेणी है। तो ये श्रेणियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो, तो ये जो पर्वत है ना, ये आपका है सतपुड़ा पर्वत। ये जो पर्वत है आपको कौन सा है? ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा जो पर्वत है, इसी पर्वत में राजपीपला है। राजपीपला के बाद आपको ग्वालिका श्रेणी मिलेगी, फिर महादेव श्रेणी मिलेगी, फिर आपको मैकाल श्रेणी मिलेगी। तो ये 4 श्रेणियाँ जो हैं वो सतपुड़ा पर्वत में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नीचे वाला है
और ये आप क्षेत्र जानते हो कि ये आपका क्षेत्र मिल जाएगा यहाँ से, गुजरात से लगा लगा क्षेत्र इधर से नीचे मिल जाएगा, और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है इधर आपको, छत्तीसगढ़ थोड़ा झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ तक आपकी ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। तो इसको अलग अलग भागों में इसका अलग अलग वहाँ लोकेशन है, नाम दिया जाता है। तो ये माइंड में आप सेट कर लो, ठीक है। चलो इसके आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। और ये छोटा नागपुर पठार जो है ना, ये छोटा नागपुर पठार एक्चुअली में प्रायद्वीप भारत का ही हिस्सा है। ओके, प्रायद्वीप भारत का ही हिस्सा है जो ऊपर तक गया है। आपको पश्चिम बंगाल से इधर लगा लगा यहाँ तक इसका जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये प्रायद्वीप भारत का ही हिस्सा है। तो आप देखोगे तो छोटा जो नागपुर है, छोटा नागपुर है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको ऊपर वाला जो क्षेत्र है जैसे झारखंड है, ठीक है, ये आप लिख लो, जैसे झारखंड है तो मुख्य जो इसका हिस्सा माना जाता है वो झारखंड है। कुछ हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और बिहार में भी इसका हिस्सा आपको मिल जाता है। अगर आप उड़ीसा में देखोगे तो इसका क्षेत्र थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके राज्य हैं। तो काफ़ी बड़ा है छोटा नागपुर का पठार। और इसे ये किस के लिए जाना जाता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, और खनिज इसमें जो है कोयला मिलता है, ठीक है। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार, जिससे बोलते हैं रूर, यानी कि जर्मनी का जो रूर होता है, जर्मनी का जो रूर है वो एक्चुअली में इसी के ही नाम, इसी से ही इसको ही बोलते हैं छोटा नागपुर के पठार को। अब छोटे नागपुर के पठार के भी कई अलग अलग भाग होते हैं। जैसे इसी में आप ऊपर वाला हिस्सा देख लोगे, इधर वाला तो रांची का पठार आपको मिल जाएगा, यहीं पर रांची का पठार है। हजारीबाग जो पठार मिल जाएगा आपको, तो हजारीबाग पठार है। ओके, तो हजारीबाग पठार है। नीचे वाले हिस्से में अगर आप देखोगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हजारीबाग का है। बीच वाला हिस्सा अगर देखोगे तो ये आपका कोडरमा पठार है, तो कोडरमा पठार भी आपको यही मिल जाएगा। तो ये तीन हिस्से जो है ना पठार के, हजारीबाग है, रांची पठार है और कोडरमा पठार है, ये तीनों हिस्से छोटे नागपुर का जो पठार है उसी का ही हिस्सा माने जाते हैं। ओके, उसी का ही ये हिस्सा माने जाते हैं। और इसके बाद जो ये ये जो आपका छोटा नागपुर पठार है, इसके आप इधर वाला अगर आप इस प्रकार से क्षेत्र देखोगे, ये वाली जो पहाड़ी है ये आपकी राजमहल की पहाड़ी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ से ही लगी लगी है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में ये आती है राजमहल की पहाड़ी, इधर वाला है ये राजमहल की पहाड़ी आपको मिल जाती है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो। वैसे ये वाला जो क्षेत्र है ना काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक इस प्रकार से आप एक बार इसको ऐसे पढ़ लो। और ये आपको इधर वाला हम कह सकते हैं, इधर का जो पश्चिम बंगाल इस प्रकार से आता है, इसमें आपको राजमहल की पहाड़ी और इनसे कुछ हिस्सा इसका झारखंड में भी लग जाता है। तो ये राजमहल पहाड़ियाँ भी आपको यहीं मिल जाएंगी देखने को, जबकि राजमहल पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पूर्व में मिलती हैं। छोटा नागपुर के पठार से भी पूर्व में ही अवस्थित हैं राजमहल की पहाड़ी। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर आप नीचे और आओगे, नीचे वाला हिस्सा देखोगे, यहाँ वाला हिस्सा महाराष्ट्र से लगा लगा आपको इधर वाला हिस्सा, ये यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको देखने को। तो 4 पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी जो महाराष्ट्र ही में हैं, जो केवल महाराष्ट्र में ही अवस्थित हैं। उन 4 पहाड़ियों के आप एक बार नाम नोट डाउन कर लीजिए। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पहाड़ी मिलेगी ये वाली महाराष्ट्र में ही है, सतमाला, आपको ये सतमाला मिल जाएगी। इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ से लगी लगी ये हरिश्चंद्र पहाड़ी है, ये हरिश्चंद्र पहाड़ी भी यहीं आपको मिलेगी। कि आप इधर साइड देखोगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको मिल जाती है आपको हरिश्चंद्र बालाघाट, ये पहाड़ी आपकी बालाघाट की है। और यहाँ पे ऊपर वाला जो क्षेत्र देखोगे, इसके बालाघाट के ऊपर वाला यहाँ पर अजंता की पहाड़ी है। तो ये जो 4 पहाड़ियाँ हैं ये वाली, ये चारों की चारों महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती हैं। सतमाला है, हरिश्चंद्र है, बालाघाट है, अजंता है, ये चारों की चारों पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिल जाएंगी,
ये मिल जाएंगे आपकी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। महादेव पहाड़ी आप देखोगे तो महादेव पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी धूपगढ़। ठीक है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। चलो, इसके बाद अगर आप देखोगे इधर वाला ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से आपको लगता है ये वाला क्षेत्र, प्रकार का आपको क्षेत्र मिल जाएगा इस प्रकार से। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आपको क्षेत्र है तो ये 4 अलग अलग भागों में विभाजित है। ओके, क्योंकि ये पूरा एक ये आपका पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में यहाँ से लगा जो क्षेत्र मिल जाता है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे अलग अलग तटीय मैदान मिलते हैं। तो क्योंकि ये इधर वाला जो पश्चिमी भाग है ये थोड़ा कम कटा पटा है, जबकि पूर्वी भाग इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको कटा पटा मिलेगा, क्योंकि नदियाँ जो अपना जो मिट्टी बहा के ले जाती हैं तो वहाँ पे वो काटती हैं, तो निरंतर वो कटा फटा मिलेगा पूर्वी भाग। जबकि पश्चिमी भाग अगर आप देखोगे भारत का तो इतना कटा पटा नहीं है, और सबसे ज़्यादा कठोरीकरण वहीं देखने को मिलेगा, यानी कि जितनी भी चट्टानें हैं वो सबसे ज़्यादा कठोर आपको वहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भाग है और ये बेसाल्ट से बनी हुई हैं। तो बेसाल्ट में आप जानते हो लोहे की मात्रा अधिकतम होती है, तो इतनी इसलिए ये बहुत कठोर होती हैं। राइट, ये बहुत कठोर होती हैं, तो इस वजह से इनको काटना बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन बहुत सारे इनमें दर्रा मिल जाते हैं, जैसे भोर घाट है, पाल घाट है, ये भी दर्रा हैं, तो इनको हम डिटेल से बाद में समझेंगे। केवल आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तरीके से इसको समझते चलिए। अब बात ये आती है कि ये वाला जो है आपको क्या मिल जाएगा, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के भी आपको 2 हिस्से मिलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है उसके 2 हिस्से मिलते हैं। तो ये वाला पूरा भाग जो कहलाता है, ये पूरा भाग आपको कहलाता है, इसे कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं, सह्याद्री। जिस प्रकार से आपको बताया था मैंने कि जो हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उसको हिमाद्री कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको निरंतर हिमानियाँ हैं, यानी कि जो बर्फ़ है वो निरंतर हिमालय को ढके रहती है, तो इस वजह से वो हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से पश्चिम दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको एक लंबी सी श्रृंखला मिलेगी। गुजरात से आप नीचे तक आओगे तमिलनाडु तक, तो वो एक सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से भी वहाँ जानते हैं। तो आप देखोगे यहाँ वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक नदी निकलती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। तो त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। तो ये यहाँ से क्या निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। राइट, ये आंध्र प्रदेश से होती हुई गिरती है, जाके डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी भी, जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। इसके बाद नीचे वाले अगर क्षेत्र में आओगे तो यहाँ पर मिलेगी महाराष्ट्र में ही कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक वाले में महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। राइट, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। इसके नीचे अगर आप और आओगे तो इधर वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो केरल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी में कौन सी नदी निकलती है, वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से, इसके ऊपर है आपकी महाबलेश्वर कृष्णा नदी निकलती है। इसके बाद गोदावरी नदी जो है ऊपर से निकलती है, जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, चलो, तो इतना आपको समझ आना चाहिए कि कौन कहाँ से निकलती है। और ब्रह्मगिरी को एक नाम से और जानते हैं, पुर्कजला जैसे बोलते हैं, पुर्कजला भी नाम से इसको जाना जाता है ब्रह्मगिरी को। ये माइंड में आपको सेट होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि एक भाग और इसका होता है ये वाला, यहाँ से आप देखोगे, वैसे इसे पूरा सह्याद्री ही बोलते हैं। ये वाला आप हिस्सा देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है आपका तटीय मैदान। ये बाहरी का मैदान है, सबसे बाहर का लगा लगा है, तो ये आपका होता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान को आप देखोगे 4 भागों में है। तो यहाँ पे आप ऊपर जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको गुजरात वाला ये क्षेत्र आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप इसके बोलते हैं काठियावाड़ा तट। ये आपका हिस्सा कौन है, काठियावाड़ा तट। तो काठियावाड़ा तट आप देख लो। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये है आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण तो आपको पता ही होना चाहिए, जहाँ पे मतलब नमक की परत जमी रहती है, सबसे ज़्यादा नमक वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो हिस्सा जो भाग है वहाँ पे ज़्यादा आपको सिलिकॉन की मात्रा भी देखने, सिलिकेट की मात्रा मिलेगी, क्योंकि वहाँ की तापमान में ज़्यादा वृद्धि रहती है और नीचे से नदियाँ उसमें बहती हैं, तो वो कच्छ का रण बन जाता है, जो एक दलदली प्रदेश जैसा होता है। ठीक है, तो
वही काठियावाड़ा तट है, तो काठियावाड़ा तट से ही आप देखोगे नीचे नीचे आपको एक रेंज और मिल जाती है। एक मिनट। चलो, काठियावाड़ा है, तो काठियावाड़ा के नीचे आपको एक यहाँ पे काठियावाड़ तट है, तो काठियावाड़ा जो मतलब ये इधर तटीय मैदान है, और तटीय मैदानों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो काठियावाड़ा सबसे पहले ऊपर है, तो काठियावाड़ा से लगी लगी एक है गिर की गिर पहाड़ियाँ, तो गिर पहाड़ी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और गिर पहाड़ी के पास ही आपको मिलेगा गिरनार। और जहाँ पर आप जानते हो कि राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो नाम से जाना जाता है, वो यहीं आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो। तो इसके नीचे अगर आप देखोगे इधर वाला, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस प्रकार से, ये आपका काठियावाड़ा है, ये आपको गोवा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर आपको मिलेगा कोंकण तट। कोंकण तट, तो कोंकण तट यहाँ काठियावाड़ा से लेके कोंकण तट तक आपका जो हिस्सा है, ये प्रथम भाग है इसका, ऊपर से लेकर के कोंकण तट मिलेगा। इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है आपको यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको मिल जाएगा। ऊपर वाला है आपका काठियावाड़ा, कोंकण तट। मालाबार वाला तो सबसे नीचे में है आपका, ठीक है, मालाबार वाला जो तट है सबसे नीचे है। और ये जो है आपका मंगलौर वाला तट नाम से जानते हैं इसको, मंगलौर। तो इसको आप लिख लो, यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग है मंगलौर तट है, तो कर्नाटक से लगा लगा क्षेत्र है मंगलौर वाला। फिर नीचे केरल वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा यहाँ तक मालाबार, तो ये मालाबार तट है। तो ये तटीय मैदान है, इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, चार प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। ओके, जैसे ऊपर वाला काठियावाड़ा तट है, इसके बाद आपका कोंकण तट गोवा वाला क्षेत्र मिल जाएगा, और मंगलौर तट है वो कर्नाटक और गोवा वाले क्षेत्र में लगा लगा यो भी है। इसके बाद नीचे है आपका मालाबार, मालाबार तट है। तो ये जो भारत का पश्चिमी भाग है, जो तटीय मैदान पाए जाते हैं, उसके इस चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसके हमने एक एक आपको डिटेल से समझा दिए हैं। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लो, क्योंकि ये आपको PYQ में ये पूछ देते हैं, वैसे टेस्ट सीरीज में पूछ देते हैं कि कौन सी इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर तट पाए जाते हैं, तो वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। चलो, इसके बाद आप जानते हो कि अब तो दक्षिण भारत आपको बच गया है। ये तो हमने आपको कंप्लीट करा ही दिया था कि यहाँ पर कौन सी है, मिस्की है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी ऊपर वाला मिस्की थी, नीचे वाली आपको जो पटकई बॉम्ब थी, फिर नागालैंड नागा पहाड़ी थी, फिर मिजो पहाड़ी थी, मेकर पहाड़ी थी, ये हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो उसमें खास ज़्यादा नहीं है, केवल आप इधर वाला क्षेत्र देख लो दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में भी आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ओके, तो आप जानते हो कि यहाँ से आप देखोगे इधर से जब आप भाग आता है इस साइड से, तो यहाँ पे नीचे तमिलनाडु वाला क्षेत्र और इधर से लगा लगा आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पाई जाती है नीलगिरी। ओके, तो नीलगिरी आपको मिल जाएगी। ये वाला आपको समझ में आ गया। आप इधर से देखो, पहले आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है, या से हम कोरोमंडल तट भी बोलते हैं इसे, कोरोमंडल तट। और ये ज़्यादा कटापटा है, कोरोमंडल तट है, बहुत कटापटा है, टेढ़ा मेढ़ा है। ओके, कोरोमंडल तट हो गया, क्योंकि यहाँ से जब लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। इसके बाद ऊपर वाला भाग अगर आप देखोगे, तो ये वाला जो भाग आपको मिल जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, उड़ीसा वाला ये भाग लगा लगा है, नीचे तेलंगाना उड़ीसा वाला। तो यहाँ पर आपको इसे अलग नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार, या उत्तर कोंकण भी बोल देते हैं कभी कभी, उत्तरी सरकार इसके नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये आप माइंड में सेट होना चाहिए कि ये उत्तरी सरकार है। इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी सरकार, और पूर्वी घाट जो है वो कोरोमंडल तट से जानते हैं, ठीक है, पूर्वी घाट को। और इनको दोनों को, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन दोनों को कौन सा मिलाती है यहाँ पर, ये है नीलगिरी। ये आपको नीलगिरी मिलेगी। और नीलगिरी में एक जनजाति भी रहती है, इसका नाम है टोडा।
कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति है। ठीक है? और इनसे संबंधित, और ये 1986 में सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। जैव आरक्षित क्षेत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ, जीव जंतु हैं, उनको आरक्षित करना, उनका रखरखाव करना, या उनके संबंधित जो भी जीविका उपार्जन है वो सभी सहायता प्रदान करना गवर्नमेंट का एक एक पार्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से जो नीलगिरी था उसको प्रथम जैव आरक्षित घोषित किया गया, या जैव आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया 1986 में, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत सारे आंदोलन हुए थे। तो उसमें बहुगुणा भी शामिल थे, सुंदर बहुगुणा नाम सुना हो, वो इनसे ही संबंधित थे। तो बहुत सारे आंदोलन आपने सुने हो। चलो, तो ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए। और नीलगिरी की सबसे अगर ऊंची चोटी देखोगे तो वो कौन सी है? डोडा बेटा, डोटा बेटा, डोटा, डोटा बेटा, या इसको डोडा बेटा भी बोलते हैं, डोटा बेटा, जहाँ से जैसा भी लिख के आ जाए आप उसको क्लिक कर सकते हो। तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखोगे तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी है कालसूबाई। कौन सी है? कालसूबाई। तो कालसूबाई अगर आप देखोगे, ये पश्चिमी जो घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपकी कालसूबाई। इसके बाद आपको एक चोटी और इसी में मिल जाती है कालसूबाई के साथ साथ में, दो नाम हैं उसके, अगर उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रायसल के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, चलो, तो रायसल या उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि कालसूबाई है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलो, और दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पश्चिमी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी बोली जाए तो कालसूबाई है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी डोडा बेटा है। तो इन तीन चोटियों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्थात पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कालसूबाई है, या इसे हम एक सलहर नाम से भी जानते हैं। सलहर नहीं, इसे नहीं जानते हैं, मतलब इसे लगी लगी दूसरी चोटी है सलहर। तो दो चोटियां मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिल जाती है आपको कालसूबाई। इसके बाद पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो अगर पूछी जाए तो कौन सी है, तो वो है आपकी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपको ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिल जाएगी महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और इधर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कालसूबाई है कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी। कुछ इधर नीचे वाले में भी लगी लगी और भी जैसे केरल वाला क्षेत्र उसमें थोड़ा मिल जाता है, तो वहाँ से लगी लगी है कालसूबाई और सलहर। ठीक है, अगर आपसे तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, ठीक है, दक्षिण भारत की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आपकी है अन्नाईमुडी, यानी अन्नाईमुडी, जो अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं उसमें मिलती है देखने को। तो अब इनको थोड़ा और एक चीज़ समझ लो, थोड़ा इसको साफ कर दें। चलो, तो थोड़ा साफ कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे दक्षिण भारत की थोड़ी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको थोड़ा समझना है। चलो, ओके, तो देखो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगी महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी महेंद्रगिरी। ओके, चलो, तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची है। फिर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, तेलंगाना क्षेत्र है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी इधर नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई आपको चोटी मिलेगी, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के बाद आपको यहाँ पर आपको इस प्रकार से, ये जब इनके दोनों का जब मिलन होता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर मान लेते हैं आपकी, या आप इसे, हाँ ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, दोनों मिक्स कर देते हैं। तो ये आपके मिल जाती है कौन सी? नीलगिरी। तो नीलगिरी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों को मिलाती है, तो वहाँ पर आपको नीलगिरी मिल जाएगी। तो नल्ला मलाई हुई, देखो महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, और इसके बाद आपकी ये आती है नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे आपको मिलेगी एक अन्नामलाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अन्नामलाई चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी मिल जाएगी, नीलगिरी से नीचे है। तो अन्नामलाई में ही आपको मिलेगी अनाई मुडी। तो अनाई मुडी जो है
वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इन 3 चोटियों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन है, वो आपकी है कालसूबाई। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आपकी है महेंद्रगिरी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आपकी कौन सी है, अनाईमुड़ी। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आपकी है डोडा बेटा। ये 4 चोटियां हैं, इन 4 चोटियों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, माइंड में सेट कर लेना। ओके, चलो समझ में तो आ ही गया होगा। इसके बाद जो अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई के नीचे एक पहाड़ी और पाई जाती है यहाँ पर, वो है पालनी घाटी। तो पालनी घाटी आपको यहाँ मिल जाएगी। पालनी घाटी के नीचे भी एक आपको चोटी मिल जाती है, कार्डेमा। ओके, कौन सी है, कार्डेमा, या कार्डेमम बोलते हैं इसे, कार्डेमा नहीं, ये कार्डेमम बोलते हैं इसे यहाँ पे। तो ये इलायची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है कार्डेमम। ये सबसे दक्षिण भारत सबसे नीचे पाई जाती है कार्डेमम। कार्डेमम जो हिल है वो आपको सबसे नीचे मिल जाएगी। उसके ऊपर पालनी मिल जाएगी, फिर नल्ला मलाई मिलेगी, फिर नीलगिरी मिलेगी। ओके, तो जैसे अगर आप इस प्रकार से देखना चाहते हो तो सबसे ऊपर आपको महेंद्रगिरी मिलेगी। महेंद्रगिरी के बाद ये वाली आपको मिल जाएगी अन्नामलाई। अन्नामलाई मिलेगी, सॉरी नल्ला मलाई, यहाँ पे आपको मिलेगी नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के बाद आपको मिलेगी नीलगिरी। नीलगिरी के बाद आपको मिल जाएगी नीचे चौथे नंबर पर, वो है आपको अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद आपको नीचे आओगे 5वें पर, वो आपको मिलेगी पालनी घाटी। पालनी घाटी के नीचे अगर आप और जाओगे तो वो आपको 6ठे नंबर पर मिल जाएगी कार्डेमम। ये इस प्रकार से आप उत्तर से दक्षिण की ओर देख सकते हो इन चोटियों का क्या क्रम है, और माइंड में आपको ये सेट होना चाहिए। ओके, चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे कि तो ये तो पहाड़ियाँ थी, पर्वत थे, इनको विषय में डिटेल से आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट। अगर आप चीज़ अगर इसमें समझना चाहो तो कोई खास ज़्यादा नहीं है, इतना पर्याप्त है समझने के लिए। चलो, अब थोड़ा अगर मैदान की बात की जाए तो मैदान भी देखो मैंने क्या क्या समझा। सबसे पहले समझा मैंने पर्वत को, तो पर्वत और चोटियाँ आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद थोड़ा इनमें पठार को समझ लेते हैं। तो पठार आप जानते हो कि ये आपको मैंने बताया था, यहाँ वाला जो पठार है छोटा नागपुर का पठार था, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार आप देख लो इधर, और इधर आप देखोगे तो बुंदेलखंड का भी पठार मिलेगा, और इधर आपको मिलेगा बघेलखंड का पठार मिल जाएगा। नीचे आओगे आप एमपी वाले प्रदेश में तो ये मालवा का पठार है, आपको मिल जाएगा। एक मिनट जी, हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि नीचे आपको मालवा का पठार मिलेगा, ये मेलनेमाइट मिट्टी का बना हुआ है, काला है, काफ़ी काला मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पठार हैं, ये पठार एक्चुअली में देखे जाएं तो ये प्रायद्वीपी जो भारत है, यानी जो बेसाल्ट से बना था, इसको प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीप तो आप समझते ही हो कि चारों तरफ से, मतलब कि चारों तरफ से तो नहीं, तीन, मतलब कि तीन, एक क्षेत्र आप देखोगे इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, यानी कि 3 क्षेत्रों से जो जल से घिरा होता है, यानी कि जल के घिराव से 3 एरिया से जब घिरा होता है उसे प्रायद्वीपी क्षेत्र बोलते हैं। तो यही प्रायद्वीपी क्षेत्र है। तो इसमें जो पठार मिलेगा आपको ये वाला, यहाँ से देखो, ये पठार जो है इस प्रकार से ऊपर तक गया है, पश्चिम बंगाल तक ऊपर तक गया है। ये जो पूरा पठार है ये प्रायद्वीपी पठार है। तो ये एक प्रायद्वीपी पठार है जो बेसाल्ट से बना है, या इसको हम दक्कन ट्रेप भी बोलते हैं, क्योंकि दक्कन ट्रेप आप जानते हो जो बनी थी, तो दक्कन ट्रेप जो है पूरी बेसाल्ट की बनी हुई है, तो इसके ही नाम से इसे जानते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि इसमें छोटे छोटे पठार हैं, जैसे यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार मिल जाएगा। तो छोटा नागपुर के पठार में मैंने आपको अभी बताया था, रांची का पठार है आपको मिलेगा यहीं पे। इसके बाद यहाँ पे आपको कार्डेमा पठार मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आओगे तो आपको हजारीबाग का पठार मिलेगा। इसके बाद आप इधर देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा एमपी वाले क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, और मध्य प्रदेश में ही आपका मालवा का पठार मिल जाएगा। इधर आपको महाराष्ट्र वाले में एक छोटा नागपुर का पठार इधर भी आपको मिलता है। तो वो एक्चुअली देखा जाए उसमें ज़्यादा उत्खनन नहीं हुआ है, माइनिंग नहीं होती है इसमें, ये वाला जो छोटा नागपुर का पठार है। तो 2 छोटे नागपुर पठार हैं,
एक तो ये बड़ा वाला है और ये एक छोटा वाला है, तो ये भी एक इधर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये पठार जो है, ये पठार तो आपको पता ही होना चाहिए कैसे बनते हैं क्या है। तो ऊपर वाले अगर आप क्षेत्र में देखोगे तो इधर आपको पठार जो है इधर पामीर का पठार मिलते, इधर वाले में आप देखोगे तो इधर वाला जो आपको पर्वत मिलेगा क्यूनलिन पर्वत है। क्यूनलिन पर्वत आपको चाइना अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। इसके बाद इधर वाला आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सुलेमान पर्वत, तो सुलेमान पर्वत आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद इधर आप जाओगे तो सुलेमान पर्वत के बाद में एक आपको मिल जाता है इधर वाला क्षेत्र में जो इस प्रकार से चला गया है अफगानिस्तान तक, हिंदुकुश पर्वत। तो सुलेमान के ऊपर हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत के बीच में आप देखोगे तो ये पूरा एक तिब्बती पठार है, यानी कि जो अंतर पर्वतीय पठार है, यानी कि जो दो पर्वतों के बीच का जो पठार होता है अंतर पर्वतीय, तो अंतर पर्वतीय पठार एक तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार में ही एक गांठ नुमा है, बोलते हैं पामीर का पठार। तो आपको पामीर का भी पठार यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, तिब्बत का पठार तो बहुत बड़ा पठार है, उसी में सबसे ऊंचा है, या जिसे छत बोलते हैं, छत के नुमा मतलब एक प्रकार का है, वो पामीर का पठार है। ओके, चलो तो ये पठार को बारे में आपको समझ में आना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये अब इनकी अवस्थिति स्थित है। इसके बाद आता है मैदान। तो मैदान आप जानते हो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जो उत्तर भारत का एक पूरा विशाल मैदान है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इधर भी आपको थोड़े मैदान मिल जाएंगे, लेकिन पर्वत पहाड़ियाँ इधर बहुत हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्वत पहाड़ियाँ बहुत हैं, और मैदान आपको ये हैं। तो ये मैदान आपको मिल जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, बहुत विशाल मैदान है। इसको हम डिटेल से आगे समझेंगे। राइट, अभी तो केवल केवल ओवरव्यू के में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। चलो, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो समझ में आना ही चाहिए। तो वो कब बना था, वो आप अगर लिखना चाहो तो जुरासिक काल था, उस समय ये बना था। दरारी उद्भेदन के दरारी उद्भेदन जब हुआ था, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से बना था, और जुरासिक काल में बना था, जिसे डक्कन ट्रेप भी बोलते हैं। और ये सबसे पुराना भारत है। ठीक है, दक्षिण भारत का हिस्सा सबसे पुराना माना जाता है। बहुत ही कठोर है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ मिलेंगी बहुत कठोर बनेगी, इन्हें काटना मुश्किल पड़ता है। यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं, भोर घाट है, पाल घाट है, उन दर्रों के माध्यम से ही जो यहाँ पे लोग अप डाउन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे कि आप देखते हो कि भारत स्थल में भी उपस्थित है और जल में भी। तो इसकी स्थलीय सीमा आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे स्थलीय सीमा, की स्थलीय सीमा कितनी है, तो स्थलीय सीमा अगर आप देखोगे यहाँ से स्थलीय सीमा आप इस प्रकार से अगर आप जाओगे, इस प्रकार से इधर से ऐसे, और आप यहाँ तक जाओ, यहाँ तक, तो इसकी स्थलीय जो सीमा है, जहाँ पे नीचे आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर स्थलीय सीमा है, तो वो आपको मिलेगी 15,000। लिखना चाहो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। वो मिलेगी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है, वो आपकी मिल जाएगी। कहाँ से, स्थलीय सीमा, यहाँ से आपको मिलेगी इस प्रकार से 15,200 किलोमीटर सीमा है। जितने भी ये देश आते हैं इसमें सबसे ज़्यादा देश आपको मिल जाएंगे आपको इधर साइड में। नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक है, और इधर बस इतना ही है। तो ये जितने भी देश हैं ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ओके, तो ये 15,200 किलोमीटर है। और जबकि जलीय सीमा अगर आप देखोगे तो जलीय सीमा इसकी है, अगर मुख्य सीमा देखी जाए, मुख्य सीमा अगर जलीय की है, तो ये वाली सीमा अगर आप यहाँ से मापन करोगे इस प्रकार से, तो ये जलीय सीमा आप देखोगे इस प्रकार से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक। ये जलीय सीमा जो है वो आपको 6100 किलोमीटर मिलेगी। ये आपकी मेन सीमा मानी जाती है 6100 किलोमीटर। लेकिन आप देखोगे कुछ जलीय सीमा में आपको अंडमान निकोबार भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ऐसे। राइट, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार मिल जाएंगे इधर वाले क्षेत्र में, तो इनकी भी जलीय सीमा मानी जाती है। इधर आप देखोगे तो लक्षद्वीप वाला भी क्षेत्र आपको मिल जाएगा, भारत से लगा लगा है। तो लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है, इसमें भी आपको इसकी जो जलीय सीमा है वो भी शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार से इसमें शामिल करते हैं, तो ये टोटल कितनी बन जाती है, ये 75 से 16.6 किलोमीटर बन जाती है। राइट, तो 75 से 16.6 किलोमीटर है ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनकी जब सभी की जलीय सीमा से जब हम साझा कर लेते हैं, तो ये टोटल जो इसकी जलीय सीमा है वो आपकी 75 से 16.6 किलोमीटर जलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा जो है वो आपकी मिल जाएगी 15,200। तो 15,200 इस प्रकार से, और 75 से 16 आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हो, 6
6, 1, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 2, 1, 1, 2, तो 22,756 किलोमीटर भारत की टोटल सीमा देखने को मिलती है। यानी कि टोटल सीमा आप जोड़ लो इस प्रकार से, जितना भी बड़ा भारत है इसकी आप पूरी परिधि देखोगे इस प्रकार से, तो ये टोटल जो है आपको 22,756.6 किलोमीटर आपको मिलेगी, राइट। तो भारत तो आप पॉलिटिकल को तो हम थोड़ा बाद में समझेंगे, साथ ही साथ देखोगे कि दो देश इसमें ऐसे भी हैं जो भारत के साथ स्थलीय जलीय सीमा दोनों साझा करते हैं, जिनके नाम आप अगर लिखना चाहो, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आप देखोगे स्थलीय सीमा साझा भी करता है, साथ ही साथ आपको जलीय सीमा भी साझा करता है। देखो इधर आपका अरब सागर मिल जाएगा, हिंद महासागर का ही ऊपर वाला हिस्सा है अरब सागर, तो अरब सागर से भी पाकिस्तान सीमा साझा करता है। साथ ही साथ इधर वाला आप देखोगे जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ऊपर आप जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में भी पाकिस्तान सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान है वो जलीय स्थलीय सीमा साझा करता है। साथ ही साथ आप देखोगे तो बांग्लादेश भी है जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों साझा करता है, राइट। जैसे आप जानते हो कि जलीय सीमा कौन कौन साझा कर रहे हैं, तो जलीय सीमा देखो भारत भी की सीमा से लग रही है, किससे, आपकी बंगाल की खाड़ी से, और पाकिस्तान बांग्लादेश की भी बंगाल की खाड़ी से लगती है। साथ ही साथ बांग्लादेश की सीमा साझा आप देखोगे असम वाला ऊपर क्षेत्र है, इधर का आप देखोगे त्रिपुरा मिजोरम वाला क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें भी स्थलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा वो साझा करता है, और बांग्लादेश और जलीय सीमा भी साझा करता है। तो इस प्रकार से ये दो देश हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, ठीक है, स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। जबकि जलीय सीमा साझा की अगर बात की जाए तो 9 राज्य ऐसे हैं जो लगभग में जलीय सीमा साझा करते हैं। 9 राज्य आपको जलीय सीमा साझा करते हुए मिलेंगे। इधर साइड से आप देखोगे तो गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके बाद तेलंगाना है, तेलंगाना शायद नहीं है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद अगर ऊपर वाला हिस्सा देखोगे पश्चिम बंगाल है, तो ये भी, इसके बाद आप ऊपर आओगे तो इधर वाले हिस्से पे आओगे तो असम है, मेघालय है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, राज्य हैं जलीय सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे 9 राज्य हैं, ओके। इसके बाद 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 18 राज्य, पहले 17 थे लेकिन 2019 के बाद ये 18 हो गए हैं, तो 18 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो इनके अंतर्गत आप राज्य को भी शामिल करते हैं और इनको केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया है। तो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 18 हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलो, और प्राकृतिक दृष्टि से आप जानते ही हो कि लगभग में ये जितना भी प्राकृतिक दृष्टि से अगर भारत का जो हिस्सा देखा जाए जहाँ पर पर्वत पहाड़ ये शामिल हैं, तो वो लगभग में 29% भारत का ऐसा हिस्सा है, मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि 10.34% जो है वो आपको पर्वत मिल जाएंगे, पर्वत आपको मिल जाएंगे 10.4% पर, और 18% एक मिनट, यहाँ पे 3 है, यहाँ 7, ठीक है, तो 18.7 पर आपको मिल जाएंगे पठार और मैदान। तो ये टोटल हिस्सा जो बनता है ये आपका टोटल जो है 29.7%, ठीक है। सॉरी, पर्वत, ये पठार नहीं है, यहाँ पे पठार मैदान नहीं आएंगे, ये टोटल जो हिस्सा है आपको ये 29.7% है, 29.7% है जो पर्वतों से घिरा हुआ है, राइट। वैसे पठार वाला अगर जोड़ोगे तो बहुत अधिकतम हिस्सा तो पठारों से ही युक्त है, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। और जलीय सीमा कौन साझा करते हैं, 4 करते हैं, जैसे मालदीव है, ठीक है, तो मालदीव आप ले लो, श्रीलंका आप देख लो, तो ये भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। और इसी में आप पाकिस्तान, बांग्लादेश उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जलीय सीमा साझा कौन कौन करते हैं, तो जलीय सीमा साझा करने वाले 4 देश हैं, इसमें मालदीव देश हुआ, इसी के बाद नीचे आ जाओ श्रीलंका है,
बांग्लादेश है, ओके, और इधर वाला जो क्षेत्र आप देखोगे पाकिस्तान भी है। चलो म्यांमार भी है, अगर देखो ना चाहो तो म्यांमार वैसे उधर वाला हिस्सा में चला जाता है, नीचे साइड में खाड़ी में। तो ये चार ऐसे जो देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, राइट। जलीय सीमा और जलीय और स्थलीय जो सीमा साझा करते हैं वो दो देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम में जाकर डिस्कशन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी डिटेल से समझाने का प्रयास किया था, एक ओवरव्यू एक लेक्चर था। अब आगे एक एक पॉइंट करके इनको हम समझेंगे, उनकी विशेषताओं एवं महत्व को, इनको इम्पोर्टेंसी को विषय में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, राइट। चलिए।